ज्ञान बिंदु का संजय सर का नोट्स है, इकोनॉमिक का पार्ट 3। इसमें हरित क्रांति पहले देखते हैं। सामाजिक न्याय का पहला आवश्यक घटक सभी मानवों के लिए पर्याप्त भोजन है। यह कथन है नॉर्मन बोरलॉग का। यानी कि सामाजिक न्याय का पहला आवश्यक घटक क्या होना चाहिए? सभी के लिए पर्याप्त भोजन। नॉर्मन बोरलॉग का यह कथन है। हरित क्रांति से तात्पर्य है तीसरी दुनिया के देशों में अन्न उत्पादन में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से, जिसने खाद्य संकट एवं दुर्भिक्ष जैसे समस्याओं का अंत किया तथा नवोदित राष्ट्रों में आत्मनिर्भरता तथा आत्म क्षमता की प्राप्ति हुई। हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? विलियम गाउड 1967 में तीसरी दुनिया के देशों में खाद्य संकट पर अपने एक सेमिनार में किया। तो ये तीसरी दुनिया के संदर्भ में किए थे 1967 में विलियम गाउड, खाद्य संकट को देखते हुए। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। उन्होंने मैक्सिकन बिट्टा जापान के नौरीन 10 प्रजातियों को संकरित करके निर्माण किया, जो हरित क्रांति का प्रमुख आधार बना। इसका आधार, हरित क्रांति का आधार क्या है? तो उन्नत बीज, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, खरपतवार नाशक का प्रयोग होता है आवश्यक है, और विपणन का साधन होना चाहिए, और अधिसंरचनात्मक विकास यानी कि सड़क, परिवहन, भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। सहकारी कृषि प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु कृषि विश्वविद्यालय, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, मशीनीकरण, कृषि अनुसंधान, ग्रामीण ऋण एवं साख, भूमि सुधार, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सब्सिडी किस किस चीज़ पर? तो डीजल हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक वगैरह बीज पर। अब देखते हैं भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को माने जाते हैं। उन्होंने एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम के तहत HYV का प्रयोग किया, जो 7 जिलों में प्रायोगिक स्तर पर लागू हुआ। 1964-65 में इसका 112 जिलों में विस्तार किया गया। हरित क्रांति जब प्रारंभ हुआ 1966 में, तो वार्षिक योजना में एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में इसको शुरू किया गया। देखते हैं हरित क्रांति का प्रारंभिक चरण। 2 चरण में हुआ है हरित क्रांति। प्रथम चरण 1966-67 से लेकर के 1980 तक है। हरित क्रांति की शुरुआत पैकेज प्रोग्राम के रूप में पश्चिमोत्तर भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा में हुआ, क्योंकि वहाँ कृषि सशक्त थी। नहरें का विकास, बड़े जोत, किसानों के उद्यमशीलता आदि जैसे कारक हरित क्रांति के लिए अनिवार्य थे, जो कि मौजूद थे। तो उस क्षेत्र में जो भी हरित क्रांति के लिए आवश्यक आधार था वो चीज़ था। अतः यह एक संपूर्ण भारतीय कृषि न होकर एक प्रादेशिक क्रांति थी। तो ये पूरे भारत में नहीं था, एक प्रदेश में, एक क्षेत्र में था, इसलिए प्रादेशिक क्रांति थी। इसे गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। सर्वाधिक वृद्धि गेहूं में हुआ था, इसलिए गेहूं क्रांति कहा जाता है, क्योंकि गेहूं के कुल उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई। 1966 में 7.5 मिलियन टन था, तो 69-70 में 21 मिलियन टन बढ़ करके हो गया था। 1974 में CADP प्रोग्राम द्वारा हरित क्रांति को पुनः गति दी।
1977-78 का वर्ष नलकूप क्रांति का वर्ष था। तो 1977-78 में खूब नलकूप वगैरह लगाया गया। इसे स्विच बटन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। स्विच बटन टेक्नोलॉजी। इसमें ट्यूबवेल या भौम जल का उपयोग होता था। परिपक्वता का चरण 1981 से लेकर के 80-81 से लेकर के 90-91 तक रहता है। इस चरण में हरित क्रांति को पूर्वी भारत के विस्तारित करने का प्रयास किया गया तथा चावल एवं तिलहन पर विशेष बल दिया गया। यह चरण आंशिक रूप से सफल हुआ क्योंकि चावल के उत्पादन में 1.8 गुना वृद्धि हुई। 30 बिलियन टन से बढ़कर के 50 मिलियन टन हो गया। यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, हुगली बेसिन, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में सफल रहे, परंतु मध्य गंगा मैदान पर विफल रहा। अब इसका कारण क्या है? तो जोत जो है भूमि के टुकड़ों में बटा होना, जिससे मशीनीकरण संभव हो। जमींदारी प्रथा एवं भूमि श्रम संबंध, इसमें कृषि उत्पादकता कम होती है। प्रशासनिक अवरोध, निर्वहनीय कृषि, अंधविश्वास एवं अशिक्षा, सघन जनसंख्या, ये सभी कारण है। अब है 1990 से 2000 शुष्क कृषि के क्षेत्र में इस टाइम पीरियड में विकास हुआ था, जैसे कि राजस्थान, एमपी, आंध्र, कर्नाटक में हरित क्रांति का विस्तार हुआ। कौन कौन से फसल? तो तंबाकू, कपास, दलहन, ज्वार, बाजरा, रागी, यानी कि मोटी अनाज, श्रीफल। आंशिक सफलता इसमें हासिल हुई। उसके बाद आया 2002 से 7 तक इंद्रधनुषी क्रांति। इस चरण में कृषि के सभी सहायक क्षेत्र में क्रांति का विस्तार हुआ, जिससे कृषि के समेकित विकास हुए। पीली क्रांति के तहत दलहन, गुलाबी क्रांति में झींगा एवं मांस, भूरी क्रांति में उर्वरक, लाल क्रांति में टमाटर और मटन और रजत क्रांति में कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री, और नीली क्रांति में मत्स्य पालन। उसके बाद है सदाबहार क्रांति। यह क्रांति सपोषणीय विकास की अवधारणा पर आधारित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अवधारणाएं हैं। जैविक कृषि प्रणाली है, मृदा संरक्षण एवं कृषि पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए जैविक कृषि प्रमुख विद्या है, जिसमें जैविक उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैव खरपतवारनाशक, वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया गया। छोटे व सीमांत किसान कृषकों पर आधारित क्रांति था। और नकदी फसल क्रांति, यानी कि उच्च मूल्य संवर्धन वाले फसलों का प्रयोग, जैसे कि आयुर्वेदिक फसल, तुलसी, हल्दी फसल। सदाबहार क्रांति के अंतर्गत समावेशी विकास भी शामिल है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के प्रत्येक भाग को राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में योग्यता और कुशलता के विकास द्वारा एकीकृत करना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के उत्पादन क्षमता में वृद्धि का सुनिश्चित करना। हरित क्रांति का देखते हैं प्रभाव। तो हरित क्रांति कोई काल्पनिक या स्वप्न दशा नहीं है, बल्कि एक सत्य है जो भारत के आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करता है। ये कथन है सुधीर घोष का। हरित क्रांति देश के विषमताओं का जन्म
जनक है, जैसे प्रादेशिक या अंतर्राज्यीय विषमता। यदि प्रत्येक राज्य अपने उत्पादन में 10% की वृद्धि करता है तो समग्र लाभ हरित क्रांति के बराबर होगा। यह है वंदना शिवा का कथन। अब देखते हैं हरित क्रांति के प्रभाव। दो तरह के प्रभाव पड़े हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। तो पहले सकारात्मक देखते हैं। सकारात्मक में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुआ, कृषि निर्यात में वृद्धि हुई, पूंजीवादी कृषि का आरंभ तथा कृषि लाभांश की प्राप्ति हुई, कुपोषण का पर नियंत्रण हुआ, कृषि का मशीनीकरण और आधुनिकीकरण हुआ, कृषि व्यापार में वृद्धि हुई, कृषि के वाणिज्यीकरण हुआ, खाद्य संकट, दुर्भिक्ष, अकाल जैसे समस्याओं का निवारण हुआ, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में वृद्धि हुई, कृषि आधारित उद्योग का विस्तार हुआ, नगरीकरण की प्रवृत्तियों का उदय हुआ। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रति व्यक्ति आय में विषमता आई, ग्रामीण ऋणग्रस्तता आई, सीमांत एवं छोटे किसानों की भूमिहीनता बढ़ी, कृषि में पूंजीवादी कृषि का उदय होने से छोटे कृषकों और गैर लाभकारी कृषक मजबूर हुए, वर्ग विभेद उत्पन्न हुआ, अंतर्राज्यीय आर्थिक विषमता उत्पन्न हुई, जैसे कि बिहार वर्सेस पंजाब। सामाजिक प्रभाव में मशीनीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शांति भंग हुई, दहेज प्रथा प्रभावी हुआ, लिंगानुपात की कमी हुई और ग्रामीण अपंगता बढ़ी, कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि हुई, खालिस्तान की मांग बढ़ी। पर्यावरणीय प्रभाव में मृदा की लवणीयता बढ़ी, मृदा किसी एक पोषक तत्व का समृद्धिकरण जैसे कि एनपीके उर्वरक के प्रयोग के मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में अभिवृद्धि, जिस पर आधारित वनस्पति का तीव्र विकास होता है, जैव विविधीकरण को खत्म करता है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक के प्रयोग से मृदा का विषाक्तीकरण हुआ, मृदा में अति सूक्ष्म जीवों का विनाश जैसे कि राइजोबियम जैसे जीव, जल से संबंधित भी हुआ जैसे कि भौम जल की विनष्टता यानी कि भौम जल विनाश होने लगे, नलकूप सिंचाई से अत्यधिक उपयोग के कारण जल में लवणता में वृद्धि हुई, क्योंकि गुजरात तट से समुद्री जल का प्रवेश नलकूप सिंचाई के क्षेत्र में जल स्तर गिरने के कारण प्रभाव हुआ। जल में आर्सेनिक की मात्रा वृद्धि हुई, जिससे कैंसर, चर्म रोग और जैसे रोगों में वृद्धि हुई। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित तो निर्वनीकरण जैसे कि पंजाब हरियाणा का पारिस्थितिकी वन 1% से भी कम बच गया था। एकल फसलीय पद्धति के कारण कृषि विविधता का ह्रास हुई, दहेज प्रजाति के बीजों का ह्रास जो कि यहाँ के पर्यावरण के अनुकूलित होते हैं, जबकि HYV कृत्रिम बीज हैं। कीटनाशक एवं उर्वरक से प्राप्त विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश एवं मानव शरीर की उसकी स्थापना, टिड्डी दल पर आक्रमण, खरपतवार नाशकों के प्रयोग, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, जैव दशाओं का विनाश आदि है।